Assalamu alaikum. How are you all? Hope so that you all will be fine. हमने क्लास 8 की काउंटडाउन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसका नेम है कंपाउंड प्रोपोर्शन इन बेकिंग, जिसके हमने 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वाले सॉल्व किए थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है और बेकिंग क्या होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे कि जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन या वेरिएशन हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। प्रोपोर्शन जो है हमारी प्रोपोर्शन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, वेरिएशन हमारी 2 तरीके की होती है। एक जो होती है हमारी क्या कहलाते हैं, उसको डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरे को क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है जनरली, कि जब डायरेक्ट वेरिएशन का मकसद है कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो डायरेक्टली दूसरी क्वांटिटी में ऑटोमेटिकली इंक्रीज आ जाएगा। अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज आ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि डायरेक्टली उसमें भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ये होती है हमारी डायरेक्ट वेरिएशन। और दूसरी क्या होती है हमारी इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होगी हमारी, जब हमारा एक क्वांटिटी में इंक्रीज आए दूसरी क्वांटिटी में क्या आ जाए, हमारा डिक्रीज आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, इनवर्स वेरिएशन। सो हम एरोस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम किसी भी चीज़ में एक क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उस क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली जो दूसरी क्वांटिटी उसके रिलेशनशिप में होगी उसका भी क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। यानी कि दोनों एरोज जो हैं एक ही डायरेक्शन में हमें शो करेंगे। अगर एक क्वांटिटी नीचे आ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या आ रही होगी, नीचे आ रही होगी। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा हमारा, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, हमारा डिक्रीज आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, इनवर्स वेरिएशन। अब अगर एरो डाउनवर्ड से तो हम दोनों क्वांटिटीज में डिक्रीज आ रहा है, अगर एरो अपवर्ड है तो दोनों क्वांटिटीज में क्या आ रहा है, हमारा इंक्रीज आ रहा है। ये जो है बेसिकली क्या है, हमारा वेरिएशन को डिस्कस करता है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या है हमारी और इनवर्स वेरिएशन क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 1 बाय 1 क्लियर होते जाएं, ताकि जब एंड ऑफ चैप्टर आपको कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग ना हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैथमेटिक्स के बुक में दिया गया है, वो क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ कारपेट मेजरिंग 12 फीट वाइड एंड 25 फीट लॉन्ग कॉजेज ₹2500। जो एक कारपेट, एक कालीन है जो हम चटाई घर में बिछाते हैं अमूमन, उसकी हमें क्या है, एरिया बताई गई है। उसमें क्या है, 12 फीट क्या है वाइड है और 25 फीट क्या है हमारा लॉन्ग है, और उन दोनों की क्या प्राइस क्या है हमारी, 2500 रुपये। यहाँ पे राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिख दी, जिसमें हमें बताया गया है कि विड्थ जो है 12 फीट है और लेंथ क्या है हमारी 25 फीट, और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2500 रुपये। अब कह रहा है कि एक ऐसा कारपेट है जिसकी विड्थ 12 फीट है और लेंथ कितनी है 25 फीट, और उसकी कॉस्ट क्या है हमारी 2500 रुपये। अब हमें उसी किस्म का दूसरा कारपेट दे रहा है जिसमें हमारी जो विड्थ है वो 50 फीट है और जो लेंथ है वो कितनी है हमारी 30 फीट है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि हमारा जो है यहाँ पे इस कारपेट की प्राइस या कॉस्ट कितनी होगी। सो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि दो क्वांटिटीज को लें और उनका वेरिएशन निकालें कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। हम इनको सॉल्व करेंगे एरो मेथड से। सो एरो मेथड वेरी सिंपल और इजी प्रैक्टिस होती है सॉल्व करने के लिए। तो हम अब हर एक क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाएंगे, एरोज लगाएंगे। जब भी पहला एरो लगाएंगे तो उसका जो एरो का हेड है वो बाय डिफॉल्ट एक्स की तरफ क्या हो जाएगा, हमारा उसका डायरेक्शन एक्स की तरफ हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स नीचे लिखा हुआ होगा तो एरो का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, अगर एक्स ऊपर लिखा हुआ होगा तो
एक जो एरो है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम लेंथ की और कॉस्ट की पहले रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, बाद में हम कॉस्ट और विड्थ की क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, आया कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, आया कि वो क्या है हमारे इनवर्स वेरिएशन में। इट इज सो मच सिंपल। हम लेट सपोज फॉर टाइम विड्थ को हम इग्नोर करते हैं, लेंथ और कॉस्ट को लेते हैं। कह रहा है कि जब एक कॉर्पोरेट की लेंथ 25 फुट थी तो उसकी प्राइस क्या थी, 2500। अब जब उसकी लेंथ 25 से बढ़ाकर 30 पे कर दी गई, तो जाहिर सी बात है अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है दूसरी में भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों एरोज का डायरेक्शन क्या रखेंगे, हम सेम रखेंगे। सो इसका डायरेक्शन नीचे है तो इसकी भी वेरिएशन क्या हो जाएगी, हमारी सेम तरीके से हो जाएगी। जैसे हमें ये पता लगता है एक लेंथ इंक्रीज होती है तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी हमारी। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में। अब हम सेम तरीके से इसको भी इग्नोर करेंगे, बीच वाले को, लेंथ को। अब विड्थ और कॉस्ट के बीच में क्या निकालेंगे, हम वेरिएशन निकालेंगे कि आया कि डायरेक्ट है, आया कि क्या है हमारे इनवर्स में। हम जब भी दोनों क्वांटिटीज में इंक्रीज हो या दोनों क्वांटिटीज में डिक्रीज हो तो उन दोनों का एरो क्या होगा, हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। अब हम कॉस्ट को और विड्थ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। जब विड्थ जो कॉर्पोरेट की थी वो 12 फीट थी, तब उस वक्त जो कॉस्ट थी उसकी क्या थी, 2500 रुपीज। अब जब हमने विड्थ बढ़ा के 50 कर दी तो उसकी कॉस्ट भी जाहिर सी बात है क्या करेगी, हमारी बढ़ेगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो विड्थ भी क्या करेगी, हमारी बढ़ेगी। जब विड्थ भी बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ेगी तो हमारा ये कौन सा रिलेशनशिप आ गया, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन आ गया। ये था हमारा सिंपल एंड स्वीट सा एरो मेथड, जिसमें हमने एरो लगाए और इनके रिलेशनशिप निकाल। अब हमने इसके एरो लगा दी, सिंपल था ये, बहुत ही आसान सा तरीकेकार है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जितने भी तीर हैं, जितने भी एरोज हैं, जिनके डायरेक्शन नीचे हैं उनकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम ऊपर कर देंगे। सिर्फ डायरेक्शन ऊपर नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्ट सिर्फ डायरेक्शन को इन्वर्स नहीं करना, जो वैल्यूज नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर है वो क्या आ जाएंगे, हमारे नीचे हो जाएंगे। समहाउ हम उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। अब लेट सपोज 12 और 50 लिखा हुआ है, तो हमारा जो है हेड जो है 50 की तरफ है और टेल जो है हमारा किसकी तरफ है, 12 की तरफ है। अगर हम इस एरो के डायरेक्शन इनवर्स कर दें तो ये वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे, हमारे इनवर्स हो जाएंगे। यानी कि 12 जो ऊपर था वो बाद में किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो 50 नीचे था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, सेम तरीके से इसका एरो का हेड ऊपर ले जाएंगे और टेल को नीचे ले आएंगे। 30 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है इसका भी एरो ऊपर ले जाएंगे और टेल नीचे, तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2500। इट इज नाउ क्वाइट सिंपल कि अब हमारे पास दोनों तरीके हैं। यहाँ तो हम 50 को 50 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 25 से कर दें, जो रिजल्ट है उसको आपस में डिवाइड कर दें, या हम इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें। 25 पे 1 टाइम टेबल और 25 की 50 के ऊपर कितनी टाइम टेबल लगेगी, 2 टाइम्स टेबल लगेगी। 2 की टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम, 2 की टेबल 12 के ऊपर कितने टाइम्स लगेगी, 6 टाइम। 6 की टेबल 6 के ऊपर 1 टाइम, 6 की टेबल 30 के ऊपर कितने मतलब आएगी, 5 टाइम्स लगेगी। अब हमारे पास क्या बढ़ती है इक्वेशन, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2500। अब हमारा सिंपल है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5, 1 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1। ये जो 2500 इक्वल की उस साइड पे ही डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ले आएंगे तो क्या करेगा हमारा आगे मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या करेंगे 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 1। अब आप इसको इस तरीके से लेंगे फिर भी सही है, या आप इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखें फिर भी हमारा क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सिंपली 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 2500 से, तो हमारा जो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12,500 रुपीज। अब सिंपल जो है हमारा एक कॉर्पोरेट जिसकी विड्थ 50 फीट है और उसकी लेंथ जो है 30 फीट है, तो उसकी प्राइस कितनी होगी, 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है, 100 men working 8 hours a day can complete a job in 35 days। 100 लोग हैं जो 8 आवर पर डे काम कर रहे हैं, 8 घंटे दिन में काम कर रहे हैं, वो एक जॉब जो उनको मिली हुई है वो 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब इन 25 days इफ द वर्क आवर इज 10 hours। क्या कहता है, 100 पर्सन हैं, 100 बंदे हैं जो दिन में 8 घंटा काम करते हैं, वो एक जॉब को कंप्लीट करते हैं 35 डेज में। तो अगर हम वो 35 डेज को कम करके कितना करते हैं, 25 डेज, और जो 8 घंटे जो दिन में काम करते थे उसको बढ़ा के क्या कर देते हैं हम, 10 आवर्स। तो अब बताइए हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी वही जॉब को फिनिश करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 की सिंपल, मैं पहले यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसकी डेटा लिख दी। क्वेश्चन नंबर 5 की क्या कह रहा है कि इफ 100% वर्क्स 8 hours a daily can complete their job in 35 days, so how many persons or workers are needed to complete the same jobs if they work 10 hours a day for 25 days। के सेम हमें कितने वर्कर्स की नीड होगी सेम जॉब को कंप्लीट करने के लिए, जबकि वो दिन में 10 घंटा काम करेंगे और 25 डेज उनके पास होंगे वही काम करने के लिए। देखिए सबसे पहले हमारा जो रूल हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, वो क्या पढ़ा कि जो एरो लगाएंगे हम उसका जो हेड है बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, एक्स की तरफ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दो दो जो है क्वांटिटीज लेंगे, उनके जो है प्रोपोर्शंस निकालेंगे कि आया कि डायरेक्ट है, आया कि इनवर्स है हमारे। हम इस मर्तबा डेज को फिलहाल टाइम के लिए हम इग्नोर करते हैं। अब हम मेन और अर्स के बीच में क्या निकालेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, आया कि वो डायरेक्ट वेरिएशन, आया कि क्या है हमारी इनवर्स वेरिएशन। क्या कह रहा है कि अगर 100 जो है वर्कर्स हैं वो काम करते हैं दिन में 8 घंटे, तो कितने वर्कर्स की जरूरत होगी हमें अगर वो दिन में 10 घंटे काम करें। देखिए अगर हमारा 100 वर्कर्स दिन में 8 आवर्स काम करते हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए, अगर उनका ड्यूरेशन बढ़ा के 8 से 10 कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है अगर टाइम बढ़ेगा तो जो है वर्कर्स की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि जो पहले 8 घंटे के लिए काम कर रहे थे वो क्या करेंगे, हम 10 घंटे के लिए काम करेंगे। तो सिंपली अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो हमारे जो वर्कर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। सो अगर वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स में अगर हम एक दीवार को बनवाने की कोशिश करते हैं, अगर हम एक ही दीवार को बनाने के लिए 4 वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं वर्क कंप्लीट करने के लिए, वो कितने दिनों में करेंगे, हमारे 4 दिनों में कर रहे हैं। अगर हम उन्हीं वर्कर्स को 4 से बढ़ा के 8 कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो उनका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। यानी कि इंक्रीज इन द वर्कर्स विल कॉज डिक्रीज इन द टाइम, इंक्रीज इन द टाइम विल कॉज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। सो हमने पढ़ा था पिछली पॉइंट में कि इनवर्स वेरिएशन कब होगी, जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज आए दूसरी क्वांटिटी में क्या आ जाए, हमारा डिक्रीज आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स वेरिएशन। सो सेम तरीके से यहाँ पे हो रहा है हमारा कि पीपल में अगर डिक्रीज होगा तो टाइम में क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अगर पीपल में डिक्रीज होगा तो टाइम में क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। सो हम अगर टाइम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा इनवर्स वेरिएशन हो गया। ये इनवर्स वेरिएशन की जो है एरोज हमने लगा दी, एक की हेड डाउन, इसकी एक की हेड क्या हो जाएगी, हमारी अप हो जाएगी। अब हम अर्स को इग्नोर करते हैं, मेन और डेज को लेते हैं। क्या कहता है कि 100 वर्कर्स वो काम कर रहे थे कितने दिनों में, 35 डेज में। तो अब वही काम हमें कितने दिनों में करना है, 25 डेज में।
अगर टाइम को कम करेंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे, हम बढ़ाना पड़ेगा। अगर लेट सपोज एक हमने घर की या हमारी कॉलोनी की सफाई करवानी होती है, तो लेट सपोज हम एक काम के लिए 5 मजदूर लगाते हैं, तो वो एक काम 24 घंटों में पूरा करते हैं। अगर उन्हीं 8 वर्कर्स को बढ़ा के हम 16 कर दें, तो जाहिर सी बात है उनका जो डेज या टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। सेम बात है कि अगर वर्कर्स में इंक्रीज होगा तो डेज में क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या है, इन दोनों में इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एरोज लगाते हैं। इसका हेड डाउन है तो इसका हेड क्या कर देंगे, हम अप कर देंगे। ये हमने क्या लगा दिए, एरोज लगा दिए। इसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्या स्टेप था कि जो भी एरोज है सबके जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होने का क्या मकसद है, जो नीचे वाला वैल्यू वो अप चला जाएगा, वो जो अप वाला है वो क्या आ जाएगा, हमारा डाउन हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल, इसका हेड ऑलरेडी ऊपर है तो हम इसको इन्वर्स नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, इसका एरो भी हेड जो है ऑलरेडी ऊपर है तो हम इसको भी कुछ नहीं करेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 25। अब क्या करेंगे, हमारे पास दोनों ऑप्शन है आया कि हम क्या करें, इसको डायरेक्टली हम 8 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएं, 10 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं और इनको बाद में क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। या हमारे पास क्या है कि 8 और 10 को डिवाइड करें, 35 और 25 को डिवाइड करें। हमारी जो 8 के ऊपर 2 की टेबल 4 टाइम्स लगेगी और 2 की टेबल 10 के ऊपर कितना टाइम्स लगेगी, 5 टाइम। सेम तरीके से 35 के 5 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, 7 टाइम लगेगी और जो है 25 पे कितनी मरतबा लगेगी, 5 टाइम्स। सो अब मैं इसको एक मरतबा फिर लिख देता हूँ, x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5। इट इज क्वाइट सिंपल नाउ, 4 टाइम्स 7 इज 28, क्या लिखेंगे हम 28 डिवाइडेड बाय 5 टाइम 5 इज 20, सॉरी 4 टाइम्स 7 इज क्या होगा हमारा 28 डिवाइडेड बाय 5 टाइम 5 इज 25। अब हम कोशिश करेंगे अगर 28 और 25 एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 डिनोमिनेटर में है तो उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो सिंपल हो जाएगा। फिर से हमारा यहाँ पे हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 टाइम 1 इज 25, 25 टाइम 4 इज 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 112। क्या आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्या हो गया, सिंपल हो गया। अगर 100 वर्कर्स 8 आवर्स पर डे काम करेंगे तो 35 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। अगर हम काम 25 दिन में 25 डेज में कंप्लीट करवाना है और वर्कर्स 10 आवर्स डे काम करेंगे तो हमें 112 वर्कर्स की ज़रूरत होगी वही सेम काम को कंप्लीट करवाने में। यानी कि वर्कर्स क्या हो जाएंगे, हमारे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि हमने डेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। डेज डिक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इन दोनों से क्या है, हमारा डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहे थे, हम एरो मेथड को यूज कर रहे थे जिसके से हम डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के हिसाब से एक्स का वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 उनसे क्या है, लिटिल बिट डिफरेंट है। वो क्या कर रहे हैं कि अ मैन लीव्स 2,40,000 टू हिज 3 heirs असलम, परवेज एंड सना। क्या कह रहा है कि अ मैन एक इंसान है जो मरने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा छोड़ के गया है, कितना है, 2,40,000 तो 3 heirs, यानी कि अपनी विरासत जो छोड़ के गया है अपने बच्चों के पास, वो कौन है, असलम, परवेज एंड सना के पास क्या छोड़ के गया है, अपनी विरासत के से 2,40,000 पे छोड़ गया है। अब क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी वसीयत के हिसाब से, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:4:3।
अब क्या करना है, ये जो पैसे छोड़ के गया है 2,40,000 वो इसके 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, असलम, परवेज एंड सना। उसने एक वसीयत भी लिख के छोड़ी है कि वो किस हिसाब से, किस पैटर्न से जो है बच्चों में तकसीम किए जाएंगे। यानी कि 5 रेशो जो है असलम को मिलेगा, 4 रेशो परवेज को मिलेगा और 3 रेशो किसको मिलेगा, सना को मिलेगा। अब हमें इन सब की अलग-अलग हाउ मच ऑफ द इनहेरिटेंस डज ईच दे हायर रिसीव, यानी कि उनके वरसा में से हर एक को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, यानी असलम को कितने पैसे मिलेंगे, परवेज को कितने मिलेंगे और सना को कितने मिलेंगे। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की क्या लिखते हैं, हम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या है कि अमाउंट लेफ्ट यानी कि वो कितने अमाउंट, कितने पैसे छोड़ के गया है बंदा, 2,40,000 रुपए कितने छोड़ के गया है, 2,40,000। और अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो रेशोज में उसने बताई है, कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेशो, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेशो किस हिसाब से बताई गई है, 5 रेशो 4 रेशो 3 के हिसाब से क्या करनी होगी हमें, इसको अब फाइंड करना होगा कि जो है 5 रेशो किसका है हमारा, असलम का, 4 रेशो परवेज का, और जो है 3 रेशो किसका है हमारा, सना का है। अब हम तीनों के अलग अलग हिस्से फाइंड करेंगे तो कि असलम को कितना मिलेगा, सना को कितना मिलेगा और परवेज को कितना मिलेगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम जो है टोटल रेशोज हमें मिली हुई हैं 5, 4 और 3, टोटल रेशोज को क्या कर देंगे, हम एड ऑन कर देंगे। टोटल रेशो कितना है हमारा, 5 रेशो 4 रेशो 3। हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, 12 रेशो हो गया हमारा ओवरऑल। अब हम सबकी अलग अलग फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम किसकी फाइंड करेंगे, असलम की फाइंड करेंगे कि असलम को उसकी विरासत में से अकॉर्डिंग टू हिज विल कितने पैसे मिलेंगे उस विरासत, उस हिस्से से। असलम रिसीव, सबसे पहले हम असलम की फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट लेफ्ट है उसको डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से और मल्टीप्लाई करवाएंगे जिसका जितना जितना हमारे पास हिस्सा होगा। टोटल अमाउंट लेफ्ट कितना है हमारा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो हमारे पास कितनी है, 12 है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय जितना रेशो उस मरने वाले ने वेल्थ की थी 5 रेशो, वो उससे कम, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिंपल हमारी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। 2440 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 12 लाख रुपए हो जाएगा। 1,0,0,0,0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा हमारा, 12 की हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 12 लाख को 12 से डिवाइड करें, 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 1 इज 12। अब 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 लाख रुपए किसको मिलेंगे, हमारे असलम को। असलम रिसीव्स असलम को कितने मिले, उन 2,40,000 में से असलम को कितने मिले, हमारे 1 लाख रुपीज मिले, 1 लाख रुपीज असलम ने गेन किए। अब हम किसको निकालेंगे, परवेज की निकालते हैं कि परवेज ने सेम ही पैटर्न है हमारा। क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय जो हमारी टोटल रेशो बनती थी उससे डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय जो उसकी बिल के हिसाब से जो इसकी रेशो बनती थी वो कितनी थी हमारी, 4%। सो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम 4% से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,40,000 को जो 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 9,60,000 रुपए डिवाइडेड बाय किसके हो जाएगा हमारा,
12 के। जब हम इस दोनों को डिवाइडेड कराएंगे तो हमारे जो पास हमारा जो असलम के पास हिस्सा बचेगा वो कितने बचेगा 80,000 रुपीज जो है असलम को सॉरी परवेज को मिलेंगे। परवेज receives how much 80,000 rupees. Now turn of सना के how much सना receives सिंपल सेम पैटर्न से सबको करेंगे। सना receives सेम जो टोटल अमाउंट है 2,40,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल रेशो है उससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विल के हिसाब से जितना रेशो सना का बन रहा था वो क्या था हमारा 3%। सो उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 3% से। जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सना के पास कितने पैसे बचते हैं हमारे 60,000 रुपीज। अब विल के हिसाब से जो है 5:4:3 के हिसाब से हमने जो पैसे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो असलम गेट्स 1 लाख रुपीज एंड परवेज गेट्स 80,000 रुपीज एंड सना रिसीव्स 60,000 रुपीज। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप सो कि आपको मोस्ट ऑफ द बातें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे होंगे। अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है सो ही कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।